हेलो बच्चों, ये वीडियो है बच्चों एटम्स पे, एटॉमिक फिजिक्स पे, है ना। मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा, मतलब हर साल, है ना। तो ये वन शॉट में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कवर करेंगे, है ना, एक ही शॉट में। ये नीट के लिए स्पेशली बहुत ही बढ़िया वीडियो है ना। इसमें आपको एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन, सारी चीजें इसमें कवर होंगी, मतलब क्वेश्चंस भी मैं कवर करूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे कॉन्सेप्ट्स भी मैं क्लियर यहाँ पर करूंगा, ठीक है। कुछ अगर शॉर्टकट्स हैं इसमें तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप इसको जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका नाम ही है जीरो टू हीरो। मतलब अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपसे मतलब एक भी सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्जाम में, सारे क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो चलिए एटम स्टार्ट करते हैं। इसका नाम केमिस्ट्री में ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, बट केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ना होता है, यहाँ पर थोड़ा कम पढ़ना होता है, तो कुछ टॉपिक्स कम है यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। एटॉमिक फिजिक्स स्टार्टिंग में बच्चों बहुत सारे इसमें थ्योरी हैं, 15-20 मिनट। तो अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 10 मिनट तक थ्योरी ही है सिर्फ, जो मैंने लिख के रखा है। आगे मैं डेरिवेशन या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है वो लिख के आपको दिखाऊंगा। थॉमसन्स मॉडल में देखिए, यहाँ पे एटॉमिक फिजिक्स में तो पहले पढ़ेंगे हम लोग थॉमसन्स मॉडल के बारे में। थॉमसन ने जो जे जे थॉमसन थे, इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है। तो इनके एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मतलब इन्होंने ये माना यहाँ पर कि जो एटम है ना वो एक स्फेरिकल बॉडी है। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो एटम है वो एक स्फेरिकल बॉडी है, पार्टिकल है, ठीक है। और इसमें पॉजिटिव चार्ज एंड जो इसका मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। वाटरमेलन मतलब तरबूज, आप देखे होंगे ना, उसमें तरबूज में जैसे तरबूज का बीज जो ऐसे नहीं होता है ना, उस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स इसमें बीज की तरह हर तरफ होता है, ठीक है। ऐसा इनका कहना था, ऐसा इन्होंने सोचा था, ठीक है। तो इसलिए इस मॉडल को बोलते हैं हम लोग प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है। इस मॉडल को बोला जाता है प्लम पडिंग मॉडल। ओके, तो यहाँ पर ना, मतलब मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। ओके, मतलब इसका ये होता है कि सीड्स की तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड होते हैं, इसीलिए इसको इसका नाम दिया गया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हर तरफ पॉजिटिव चार्ज है ये, और हर तरफ मास भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड है। ओके, समझ में आ गया। तो ये इनका मतलब कॉन्सेप्ट था, इनका ऐसा बोलना था, इनका ऐसा मानना था। बट इनके मॉडल को आगे देखा गया कि ये मतलब सक्सेस नहीं हो पाया, फेल हो गया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन तो कर रहा था, बट कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। क्योंकि इनका जो कहना था वही था ना कि पूरे पूरे वॉल्यूम में, यहाँ पर कंप्लीट पूरे वॉल्यूम में हर तरफ क्या है, मतलब इनका इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर तरफ जितना ये है ना, सब में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इनके अकॉर्डिंग मास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यहाँ पे देखिए, तो इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट, हाँ, है ना, ये पार्ट आप देखिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एम्बेडेड फॉर्म में था, है ना। एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो रेड से आपको दिखाया है ना पूरा कलर करके, ये हो गया मास और पॉजिटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर इसमें क्या हुआ कि जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए ना, देखा गया कि ये जो मॉडल है ना, ठीक है, ये थर्मो आयनिक एमिशन या फिर आयोनाइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको तो एक्सप्लेन कर पा रहा है ना। मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको नहीं मालूम है तो आप या तो वन शॉट का वेट कीजिए, नहीं तो फिर जा करके आप मेरे प्लेलिस्ट में देखिए, मॉडर्न फिजिक्स करके बना रखा है मैंने प्लेलिस्ट, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, ठीक है। तो आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे थर्माइनिक एमिशन, ठीक है, आयोनाइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है ये। मतलब कि थर्माइनिक एमिशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई हमारे पास एटम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल सकते हैं अगर सफिशिएंट एनर्जी देते हैं तो। फोटो इलेक्ट्रिक भी वही चीज हो गया ऑलमोस्ट, बस इसमें लाइट इंसिडेंट कराना है और थर्माइनिक में टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस है ये दोनों के दोनों, ठीक है। बट ये जो मॉडल था ना, वो अल्फा स्कैटरिंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाया,
ठीक है, या स्पेक्ट्रल लाइन को नहीं डिफाइन कर पाया। स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब होता है कि जब जैसे आगे हम पढ़ेंगे तो बोर्ड ने ऑर्बिट्स डिफाइन किया था, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, जो आगे हम देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे अल्फा स्कैटरिंग और स्पेक्ट्रल लाइंस को डिफाइन ये नहीं कर पाया था थॉमसन का मॉडल, तो इसलिए ये फेल हो गया, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब अल्फा स्कैटरिंग को क्यों नहीं कर पा रहा था, तो उसका रीजन मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, तो अल्फा स्कैटरिंग का मतलब, जब अल्फा के बारे में बोला गया था ना, उस वक्त नहीं मालूम था कि अल्फा ही हीलियम है, बट चलो अभी तो मालूम है हम लोगों को, है ना, तो अभी मालूम है। तो अभी ये होता है यहाँ पर, मतलब इसमें क्या होता है अल्फा में, कि जो चार्ज होता है ना वो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और जो मास होता है अल्फा का, है ना, वो मास ऑफ प्रोटॉन के 4 टाइम्स होता है। मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मतलब ये हीलियम होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, तो यहाँ पर ये चीज देखा गया कि भाई ये तो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन का ट्वाइस है ना, तो अगर प्रोटॉन का ट्वाइस है दैट मीन्स कि अल्फा के पास पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर अगर अल्फा के पास पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ से अल्फा अगर जाएगा ये, है ना, तो मान लो जस्ट सपोज करो आप यहाँ पर कि अल्फा यहाँ पे एंटर कर रहा है, ठीक, तो अगर अल्फा यहाँ पे एंटर कर रहा है तो यहाँ तो हर तरफ पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना पॉजिटिव चार्ज, तो फिर तो क्या होना चाहिए, रिपल्सन मिलना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लिखते हैं ना के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल हो गया Q1 और ये मान लो हो गया Q2, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होना चाहिए, है ना, तब तो ये अल्फा पार्टिकल को यहाँ से डेविएट कर देना चाहिए था इसमें एंटर करने की जगह पे इसको तो डेविएट करना चाहिए था ऐसे, ठीक है, बट ये डेविएट ना यहाँ किया ना यहाँ किया ना यहाँ किया, कहीं पे भी डेविएट नहीं हो रहा है ना, कहीं पे डेविएट नहीं हो रहा। इस चीज को प्रूव किया रदरफोर्ड ने, तो मतलब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को ये मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाया, फेल हो गया। तो रदरफोर्ड ने यहाँ जब एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो उन्होंने ही अल्फा पार्टिकल का किया था एक्सपेरिमेंट्स। इन्होंने देखा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इन्होंने बोला, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ऐसा मतलब एटम अगर है, तो इन्होंने बोला कि एटम के अंदर में छोटा सा एक न्यूक्लियस, मतलब एक जगह होगा जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, और इसी में सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, समझ में आया, ऐसा इनका बोलना था रदरफोर्ड का। ठीक, अब ये कैसे बोले, ऐसे तो है नहीं कि वर्बली बोल दिया लोगों ने मान लिया, है ना, तो इन्होंने इस चीज को प्रूव किया। कैसे प्रूव किया देखिए, तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में ये देखा इन्होंने यहां पर कि जब यहां से अल्फा पार्टिकल को पास करा रहे हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ना यहां से पास कर जा रहा विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है, कोई पार्टिकल मतलब बहुत ही रेयरली कोई पार्टिकल ऐसा हो रहा है जो थोड़ा बहुत डेविएट हो रहा है, अदरवाइज सभी के सभी पार्टिकल्स पास कर जा रहे हैं, ठीक है, शायद कोई एक पार्टिकल होगा जो जिधर से गया उधर वापस भी आ गया, नहीं तो मैक्सिमम पार्टिकल्स अनडेविएटेड पास कर गए थे, ठीक है, यहां से मैक्सिमम पार्टिकल्स अनडेविएटेड पास कर गए थे। ओके, तो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, एक मिनट रुकिए, ये न्यूक्लियस हो गया, और इधर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इधर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, बट इलेक्ट्रॉन का जो मतलब इफेक्ट होगा अल्फा पे वो अट्रैक्टिव होगा, है ना, अट्रैक्टिव होगा, बट यहां पर ना इसका चार्ज का वैल्यू कम होगा इसके रिस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड, ओके, और यहां पर जो है ये वाला पार्ट ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा कि जब ये अल्फा पार्टिकल जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल भी तो समझाया था मैंने अभी कि अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो सीधे सीधे 180 से ये टर्न कर जाएगा, ठीक है, बट मैक्सिमम मतलब ये समझ लो कि लगभग 99.86% अल्फा पार्टिकल्स ना अनडेविएटेड पास करता है ना, मतलब अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड पास कर जाता है यहां से,
तो इतने मतलब ज़्यादा, मतलब कि सोचो सिर्फ 0.14% ही पास करता है, डेविएट मतलब सॉरी डेविएट होता है। मतलब कि अगर 8000 अल्फा पार्टिकल्स पास कराएंगे तो उसमें से सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा जो डेविएट करेगा, बाकी सब अनडेविएटेड। तो इसका मतलब ये मान लेंगे ना कि इसका मतलब कि इसके सराउंडिंग्स में ये सारे स्पेस क्या है, ऑलमोस्ट एम्प्टी है। तब सारा मास कहाँ पे है, तो सारा मास यहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है। एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही है, क्योंकि इधर कोई रिपल्सन मिल नहीं रहा। समझ में आया? तो बोला गया अच्छा मतलब रिपल्सन यहाँ मिला, दैट मीन्स कि सारा मास इस पूरे एटम का और पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ओके, बट अब इसमें क्या हुआ कि रिवॉल्व तो करता है बोल दिया, बट ये नहीं बताया कि रिवॉल्व कैसे करेगा, मतलब एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे करेगा, ठीक है, या फिर स्पाइरल फॉर्म में करेगा, मतलब ऐसे जैसे कि मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ऐसे ऐसे करके इसमें गिर जाएगा। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि देखो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना, ठीक है, यहाँ जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में मतलब न्यूक्लियस के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन तो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। और वैसे भी सर्कुलर मोशन में आप पढ़े होंगे इस चीज़ को, है ना, सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे इस चीज़ को कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी है ना चार्ज पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट तभी सर्कुलर मोशन करता है जब उस पार्टिकल पे टुवर्ड्स सेंटर, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ कोई कंटिन्यूअसली एक फोर्स लग रहा होता है, तभी जाके इसका सर्कुलर पाथ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसके सर्कुलर पाथ की तरफ, सर्कुलर पॉइंट की तरफ, मतलब इसमें सेंटर की तरफ ऑलवेज एक फोर्स एक्ट करेगा। और वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो पढ़े हुए हैं आप लोग, EMW, उसमें आप इस चीज को जानते होंगे कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। तो जब अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट सर्कल पर कभी नहीं घूमेगा, ऐसे मतलब घूमते 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 आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। समझ पाए? मतलब आकर के ये न्यूक्लियस में यहाँ पर गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि फिर तो ये कोलैप्स हो गया ना, फिर तो ये अपने काम का नहीं रहा। तो फिर यहाँ पर रदरफोर्ड ने कुछ चीजें तो बता दिया न्यूक्लियस के बारे में, मतलब न्यूक्लियस का खोज तो रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी एटम में होगा, इसको इन्होंने बताया, जे थॉमसन ने। तो सभी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है एटम के डिस्कवरी में। ठीक है, अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस निकले थे, जिनको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और मतलब यहाँ पर उन्हीं पॉइंट्स को लिख भी दिया है मैंने। ठीक है, देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू फॉइल, मतलब फॉइल मतलब यहाँ पे ये फेल नहीं है ना, ध्यान रखना, फॉइल है, मतलब यहाँ पे गोल्ड फॉइल होता है, कुछ इस टाइप से होता है, जैसे कि यहाँ पे एक अल्फा एमीटर का डिवाइस होता है जहाँ से अल्फा एमिट होता है ना, और यहाँ पर एक ऐसा गोल्ड फॉइल लगा होता है जिसमें मतलब बहुत सारे एटम्स होंगे। ठीक है, और ऐसे, ओके, ऐसे, और यहाँ पर एक डिटेक्टर होता है जो सल्फर फॉस्फेट से ऐसे कुछ बना होता है शायद, है ना। ओके, तो ये यहाँ पर ना ये डिटेक्टर ऐसे मूव करते रहता है, ये डिटेक्टर इधर फिर इधर आएगा, तो वो होता क्या है ना कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल जाएगा, जाके इस पर स्ट्राइक करेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा क्या कि बिना ये डेविएशन के बाहर निकल रहा है अल्फा पार्टिकल्स, तो बिना डेविएशन का निकल रहा है। तो ये जो डिटेक्टर है ना, ठीक है, ये यहाँ पर कैसे डिटेक्ट करता है, तो यहाँ पर जब जाके अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो एक फ्लैश सा यहाँ पर बनेगा, मतलब छोटा सा नहीं, लाइट का फ्लैश होता है उस टाइप से बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो डिटेक्ट करता है। तो वही बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल, मतलब गोल्ड फॉइल, विदाउट डेविएशन,
ठीक है। ओनली अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल इन एवरी 8000 अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय 90 डिग्री और मोर देन 90 डिग्री। मतलब कि 90 या फिर मोर देन 90 से सिर्फ 8000 में से 8000 में से सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल डेविएट कर पाता है, अदरवाइज मैक्सिमम अनडेविएटेड भी पास करता है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल गेट्स डेविएटेड बाय 180। मतलब वेरी फ्यू मतलब समझ लो कि एक ही, एक तरह से मतलब 8000 में सिर्फ ऐसा मुश्किल से एक होगा अल्फा पार्टिकल जो 180 से डेविएट कर जाएगा, जैसे जाएगा उसी पाथ पे वापस हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया? ओके। तो और यहाँ पर ना ये जो लाइन है, मान लो अगर डेविएट नहीं होता तो ये ऐसे निकलता, ऐसे निकलता। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, आगे मैं डिफाइन भी करूंगा। तो सम ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, मतलब डेविएशन को ही स्कैटर्ड बोला जा रहा है, जो स्कैटरिंग हो रहा है पर यूनिट एरिया एट स्कैटरिंग एंगल थीटा वेरीज एज साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। तो ये जस्ट एक फॉर्मूला है जहां जिसके बारे में कहीं पर नहीं पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और ये है ना इम्पैक्ट पैरामीटर, ये सब कहीं नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जस्ट एक टॉपिक है तो दे दिया मैंने आपको, इसको चाहे तो स्किप भी आप कर सकते हैं, कहीं नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब हो गया कि ये मैक्सिमम कितना क्लोज आ सकता है न्यूक्लियस के। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस यहाँ पे होगा आर नॉट, उसको फाइंड करने का हो गया यहाँ पर कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर, जहाँ पे जेड पता है ना क्या है ये, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इंटू ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, जिसको हम हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब इम्पैक्ट पैरामीटर देखो क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the nucleus is known as impact parameter। मतलब कि ये हो गया सेंटर लाइन है ना, ये सेंटर लाइन हो गया। तो सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये जो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। कहीं नहीं पूछा, मतलब कहीं भी नहीं आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बस दे दिया, इसलिए दिया क्योंकि एनसीईआरटी में है इम्पैक्ट पैरामीटर दिया हुआ, तो आपको लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। जो भी कंक्लूजन है बच्चों मैंने सब बता दिया है आपको, है ना, बस यहाँ पे लिखा है पॉइंट्स में, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ कहाँ लिखा है। एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम आर कॉन्सेंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। ये बताया था मैंने आपको कुछ देर पहले, है ना, कि न्यूक्लियस में सारा मास और ये कॉन्सेंट्रेट होता है चार्ज। साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर -15, इसको हम 1 फर्मी भी बोलते हैं। ठीक है, एटम यहाँ पे न्यूट्रल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूट्रल इसलिए होता है यहाँ पर क्योंकि जितने भी पॉजिटिव, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल प्रोटॉन, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों नहीं हो, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही है, टोटल प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन होता है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन होता है। पूरे एटम की बात कर रहा हूं मैं, है ना, एटम में यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन है ना, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो इसलिए ओवरऑल एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम मास, मतलब मोस्ट ऑफ द मासेस और चार्जेस अगर न्यूक्लियस में है, तो एटम क्या हो गया, एटम तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल है वो अनडेविएटेड पास कर जाता है ना, अनडेविएटेड पास कर जाता है। ठीक है, समझ में आया? और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, वैसे ही यहाँ पर ये रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, इनके ऑर्बिट्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ऑर्बिट्स को किसी और ने डिफाइन किया है, बोर्ड ने डिफाइन किया है। अब यहाँ पर रदरफोर्ड के भी कुछ ड्रॉबैक हो गए। अब ड्रॉबैक जो है ना वो मैंने बता दिया था आपको, उसके लाइन्स लिखा है जस्ट मैंने वहाँ पे, कि यहाँ पर EMW के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करते 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 न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो यहाँ पे इनके ड्रॉबैक्स में आ गया कि द मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, मतलब एटम के स्टेबिलिटी को ये डिफाइन नहीं कर पाया था, एटम के स्टेबिलिटी को ये डिफाइन नहीं कर पाया था। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी को डिफाइन इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि ये कोलैप्स हो जा रहा था, है ना, ऐसे रिवॉल्व होते 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 न्यूक्लियस के अंदर गिर जा रहा था।
अनेबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसके बारे में भी नहीं बता पाया था, ठीक है, मतलब ऑर्बिट्स में डिफाइन होगा या कैसे होगा। और स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में भी यहाँ पर नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है ना, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया है ना, इसके अकॉर्डिंग एनर्जी यहाँ पर कंटिन्यूसली एमिट होगा, बिकॉज रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व करेगा, तो रिवॉल्व करेगा तो फिर तो ये ऐसे स्पाइरल फॉर्म में चलेगा, है ना, इस टाइप से। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, देखो कंटिन्यूसली घूम रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या होगा, जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे देखो इसका रेडियस कम हो रहा है ना, सेंटर तो यहाँ है, तो रेडियस कम होगा तो क्या होगा, एनर्जी भी कम होता जाएगा, मतलब एनर्जी भी चेंज होगा, और एनर्जी चेंज होगा तो एनर्जी चेंज का मतलब जो चेंज हुआ वो रिलीज हो जाएगा यहाँ से, तो कंटिन्यूस एनर्जी का रिलीज हो रहा है। जबकि बाद में ऑब्जर्वेशन में क्या मिला कि नहीं ऐसा है ही नहीं, है ना, बाद में ऑब्जर्वेशन में ये मिला कि नहीं ऐसा है ही नहीं, है ना, स्पेक्ट्रल मतलब लाइंस के फॉर्म में है, स्पेक्ट्रल लाइन के फॉर्म में है, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है ना, मतलब कंटिन्यूस यहाँ पे स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा, लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है। और ये किसने प्रूव किया था, तो ये किया था बोर ने, एक नील बोर साइंटिस्ट थे, तो नील बोर ने यहाँ पे प्रूव किया था इस चीज को। तो इनका एक हाइड्रोजन एटम के लिए इन्होंने अपना पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने बोला था 3 अजम्पशंस के बारे में, मतलब यहाँ पे टोटल इन्होंने 3 अजम्पशंस लिए थे, मतलब पॉस्टुलेट्स लिए थे। तो इनके जो पॉस्टुलेट्स है ना, जो मतलब इनके जो अजम्पशंस है जो इन्होंने एज्यूम किया था, ठीक है, उन्होंने बोला था कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, मतलब इनके अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व करेगा भी, बट इलेक्ट्रॉन्स अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कि यहां पर ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये मान लो न्यूक्लियस हो गया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का अपना ऑर्बिट है, इसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है उसका अपना एक ऑर्बिट है, मतलब सभी का अपना अपना अलग अलग ऑर्बिट है, ऐसा मतलब नील बोर ने बताया था, समझ में आया। तो जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था यहाँ पे बोर ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे फायदा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक्ट कर रहा है, इस चीज को तो हम देख ही रहे हैं ना कि भाई देखो रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ पे है तो टुवर्ड सेंटर एक फोर्स एक्ट करेगा, है ना, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ये टुवर्ड सेंटर फोर्स एक्ट कर रहा है मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, है ना। तो अब रदरफोर्ड में क्या होता है कि ऐसे करते 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 ये आकर के न्यूक्लियस में गिर गया था, जबकि बोर ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, रेडिएट करे, उन्होंने बोला कि रेडिएट नहीं करेगा, ये एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहेगा, बोर का ये कहना था, ठीक है। रेडिएट तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करेगा, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, चाहे हायर ऑर्बिट से लोअर में आए चाहे लोअर से हायर में जाए, तभी मतलब यहाँ पे एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा या फिर रेडिएट करेगा, ठीक है। अदरवाइज जब अपने एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहेगा तो यहाँ पे एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इस ऑर्बिट का अपना एक फिक्स एनर्जी होगा, ठीक है, वही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का भी होगा, ठीक है, और इन्हीं ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में जो है ना, जो नेक्स्ट पॉस्टुलेट्स हैं उसके बारे में उन्होंने बोला कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h डिवाइडेड बाय 2 पाई, मतलब इन्होंने बोला कि ठीक है जिस भी ऑर्बिट में घूमेगा ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस ऑर्बिट का, है ना, उस ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक एंगुलर मोमेंटम होगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में इस ऑर्बिट का अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा जो कि इलेक्ट्रॉन का भी एंगुलर मोमेंटम होगा, और वो होगा n इंटू एच बाई 2 पाई, जहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिट के नंबर को, है ना, n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट, n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, तो ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो n इंटू एच बाई 2 पाई, और इसी को बोला गया कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है, इसको बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, ओके। थर्ड जो पॉइंट है ना, ये आपको मैंने अभी जस्ट डिफाइन किया था कि द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट्स हैव ग्रेटर एनर्जी, मतलब कि यहाँ पर जो ऑर्बिट्स है ना, जैसे मान लो ये हो गया, ये आउटर ऑर्बिट हो गया, ये इनर ऑर्बिट हो गया,
ये 1 इनर ऑर्बिट हो गया, 2 आउटर ऑर्बिट हो गया। तो आउटर ऑर्बिट के पास ज़्यादा एनर्जी होता है, ये बताया था एनर्जी लेवल के बारे में बोर ने यहाँ पर, मतलब बोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनर्जी लेवल की हम बात करें ना, अगर मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। जैसे ये हो गया, तो ये n इज इक्वल टू 1, ये एनर्जी लेवल जितने लाइंस दिखा रहा हूँ मैं, ये एनर्जी लेवल हो गया, ये n इज इक्वल टू 2 हो गया, ये n इज इक्वल टू 3 हो गया, ऐसे करके एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल्स हो गए। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला कि जो आउटर ऑर्बिट्स है ना, उसका एनर्जी ज़्यादा होता है इनर ऑर्बिट से, ठीक है। एंड जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एनर्जी तभी एमिट करेंगे जब ये जंप करेगा आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में। मतलब जब ये आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करेगा ना, तभी जाके एनर्जी रेडिएट करेगा, और जब इनर से आउटर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब कि जो आउटर ऑर्बिट है ना, वो एज ए इनिशियल एनर्जी यूज होगा, और जो इनर ऑर्बिट है, क्योंकि जंप कहाँ कर रहा है, आउटर से इनर में जंप कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ कर रहा है, तो ये इनिशियल, ये फाइनल। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि जब ये मतलब जंप करता है ना, तो जो एनर्जी रिलीज करता है वो एक सिंगल फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा आउटर और इनर ऑर्बिट में, वो एक फोटोन के एनर्जी के बराबर आएगा, है ना, वो फोटोन के एनर्जी के बराबर आएगा। ठीक है। और अभी जस्ट बोला मैंने कि लोअर ऑर्बिट से जब हाई ऑर्बिट में जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्व करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये बोर ने जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ये सिर्फ या तो हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए बताया है। मतलब हाइड्रोजन लाइक आयंस बोलने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन्होंने वही बोला कि हाइड्रोजन लाइक जितने भी आयंस होंगे ना, ठीक है, उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब हम उन आयंस को हाइड्रोजन लाइक आयंस बोलेंगे जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल, इन सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, हीलियम, लिथियम, ठीक है, इन सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर ना हम लोग ये चीज डिराइव करेंगे, मतलब डिराइव नहीं, देखेंगे फॉर्मूला वगैरह, कि जब ये रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, एंड विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस या सेंटर कुछ डिस्टेंस पे है तो कुछ एनर्जी भी होगा, एंड रिवॉल्व कर रहा है तो स्पीड भी होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या हर ऑर्बिट में स्पीड इलेक्ट्रॉन का सेम होगा या डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर हर ऑर्बिट का रेडियस अलग अलग है, ठीक है, तो रेडियस कैसे डिपेंड करेगा, है ना, इस क्वांटम नंबर पे, मतलब कि ऑर्बिट नंबर पे कैसे डिपेंड करेगा, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर अब आगे देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को हम लोग। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर कॉन्सेप्ट, है ना, इवन बोलते थे अकॉर्डिंग टू बोर कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर है तो सभी का कॉन्सेप्ट यूज ना। जैसे कि ये हो गया, मान लो न्यूक्लियस, है ना, Ze+, ये प्रोटॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और ये nth ऑर्बिट है ना, nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर इनके बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा ना, वो अपने को मालूम अभी है नहीं, तो अभी हम लोग इसको, है ना, r ले लेते हैं रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस हम लोग r कंसिडर कर लेंगे। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है बच्चों, तो यहाँ पर ना एक टुवर्ड सेंटर एक फोर्स एक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बट यहाँ पर देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स is present between nucleus and electron। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वैसे लिखेंगे। देखो हम लोग क्या मालूम मिलेगा, यहाँ से मालूम होगा कि F इज इक्वल टू, एक सेकंड, ये F जो है ना, FC के अकॉर्डिंग जैसा दिखेगा, तो ये हाँ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जब ये रिवॉल्व करेगा, मान लो कुछ v स्पीड से, तो आप क्या लिखोगे
सेंट्रीपिटल फोर्स लिखोगे mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखोगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लिखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। तो Q1 में मान लो कि ZE हो गया, और Q2 में मान लो कि इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन का साइन नहीं यहाँ मेंशन किया जाता है क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसमें चला गया है ना, अट्रैक्टिव फोर्स को डिफाइन करने में चला गया ना साइन। तो एक R से R कैंसिल हो गया, तो यहां पर ना mv² इज इक्वल टू, ये जो है बच्चों, ये इसको हम K बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में K बोलते हैं, जिसको मैं अभी K से डिनोट कर देता हूँ, K इंटू ZE²/R। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां से एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा कि यहां पर जो सेकंड पोस्टुलेट था, जो सेकंड पोस्टुलेट है बोर का, उसके अकॉर्डिंग L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये भी तो एक पोस्टुलेट है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब अगर यहां पर मैं इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा मॉडिफाई करूं, मैं ऐसे लिख दूं कि mv इंटू आर, और मतलब ये वाले r को उठा करके मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, और v² को मैं v इंटू वी लिख देता हूं। ठीक है, ऐसे। तो ये k इंटू जेड e² तो होगा नहीं ये, है ना, ऐसे हो जाएगा सिर्फ। ओके, अब यहां पर ना उठा के इक्वेशन नंबर 2 को रखिए, तो ये इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 3 एंड 2 फ्रॉम 3 मतलब यहाँ पे एक दो डेरिवेशन दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको पता रहे कि कैसे करना है, कैसे आया है। तो देखिए 2 एंड 3, अब मैं क्या करूँ, तो यहाँ से मैं mvr को उठाऊँ, मतलब इसको NH/2 पाई को यहाँ रख दूँ, तो इसको उठा के मैं यहाँ रखूँगा, तो ये NH/2 पाई इंटू वी इज इक्वल टू K इंटू जेड इंटू E²। ठीक है, तो यहाँ से मुझे देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम हो गया कि v इज इक्वल टू K इंटू जेड इंटू E² इंटू 2 पाई बाई NH, जहाँ पे H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू मैं अभी लिखने वाला हूँ। अब थोड़ा सा ना इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K को लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू NH। ओके, ऊपर में ये है Z इंटू E² इंटू 2 पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल होगा, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा E² बाई 2, पाई तो है नहीं यहाँ पर, तो 2 एप्सिलॉन नॉट H। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, देखो मतलब ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये E² और ये 2 पाई तो कैंसिल हो चुका है, तो E² बाई यहाँ से 2 बचेगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये H, ये लिख दिया। तो और Z/n साइड में आ गया यहाँ पर, मतलब जो वेलोसिटी है ना यहाँ पर, ये वेलोसिटी लेकिन ऐसे हम लोग V0 इंटू Z/n, मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर एंड ऑर्बिट नंबर पे ऐसे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n। अब यहाँ जो ये V0 है ना, ये V0 का वैल्यू देखो कितना होता है, मैं लिख देता हूँ, आप चाहे तो उसको वैल्यूज को रख करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये है क्या, E² है ना, E² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H, यही है ना। तो इसके वैल्यूज को जब आप रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2.26 इंटू 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, ये V0 समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोग V0 कैलकुलेट कर लिया। अब इसी चीज़ को उठाइए, मान लो अगर इसी, ये जो है ना, इसी चीज़ को उठा करके अगर आप इसको कहीं इस इक्वेशन में डाल देते हैं, इस वाले में, तो आपको यहाँ से R के बारे में मालूम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मतलब यहाँ से क्या करना है आपको, इसको उठाना है और यहाँ रख देना है। ओके, मैं रख देता हूँ mvr फ्रॉम इक्वेशन 2 NH/2 पाई, तो यहाँ पर ना v की जगह पर रख दीजिए V0 इंटू Z/n इंटू R। v की जगह पर रख दिए, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, ओके, ये NH/2 पाई हो गया।
ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ रहा होगा बच्चों, है ना। यहाँ से कोई दिक्कत होने से आप जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना, कहीं पे कोई दिक्कत आपको लगेगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आर जब निकालेंगे ना हम लोग, तो ये एन मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई वी नॉट इंटू एम इंटू जेड इंटू 2 पाई, ठीक है। तो z वाला जो पार्ट है ना उसको अलग कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से r इज इक्वल टू एच अपॉन जो भी कांस्टेंट क्वांटिटीज है ना उसको एक साथ देखो, क्योंकि m और v नॉट भी कांस्टेंट है और 2 पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सिर्फ एन स्क्वायर बाई z वाला जो पार्ट है ना ये वेरिएबल है, तो यहाँ से हम लोगों को ये चीज़ मालूम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप इसको आर नॉट एज्यूम कर लीजिए, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। तो आर मतलब रेडियस किस पे डिपेंड करेगा ये भी हम लोग को यहाँ से मालूम हो गया। अच्छा एक मिनट रुकिए जरा, इसको ना खैर हो गया, सॉल्व तो हो गया है, इसमें कोई नहीं, बस हेडिंग यहाँ पे दे देता हूँ मैं कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये 2 हो गया, और पहला वाला वेलोसिटी था ना तो ये भी लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी और रेडियस, देखो यहां तक तो मालूम हो गया ना। अब ये आर नॉट का वैल्यू क्या होगा वो भी लिख देता हूं मैं। आर नॉट जो होता है ना ये होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। जब सारी वैल्यूज को रख के आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतना मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो है ना ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा रेडियस का एन के साथ, जेड के साथ और एन स्क्वायर के साथ, ओके। तो यहाँ पर रेडियस का ग्राफ, मतलब ये रेडियस है ना वो nth ऑर्बिट का रेडियस है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, है ना। ये nth ऑर्बिट का रेडियस है, तो इसको हम यहाँ पे rn भी लिख सकते हैं। तो ये rn वर्सेस z का ग्राफ देखें तो देखो ये रेसिप्रोकल में है ना, इनवर्स में देखो यहाँ पर, देखो ये इनवर्स में है तो रेसिप्रोकल में हो गया, मतलब ग्राफ ऐसा कुछ इस टाइप का पैटर्न होगा, ठीक है। कुछ ऐसा मतलब पैटर्न यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें रेडियस का ही n के साथ, तो n के साथ कैसा ग्राफ होगा ये रेडियस का, nth ऑर्बिट का रेडियस का, तो ये होगा पैराबोलिक, क्योंकि ये स्क्वायरिंग पे डिपेंड कर रहा है, देखो आर स्क्वायरिंग n स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा पैराबोलिक, मतलब ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर अगर हम रेडियस का ग्राफ अगर n स्क्वायर के साथ देखें तो n स्क्वायर पे तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना, n स्क्वायर पे तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि इस पे ये देखो ठीक से, तो ये डायरेक्टली डिपेंड किया आर, ठीक है। क्लियर हो गया। मास वाला जो ये वेलोसिटी वाला जो पार्ट था ना, ठीक है, इसका भी हम लोग ग्राफ अभी देख लेते हैं यहीं पर, है ना, स्पीड का। तो देखिए यहाँ पर ठीक से, तो स्पीड किस पे डिपेंड कर, जेड पे डिपेंड करो, एन पे डिपेंड करो, तो जेड के साथ डायरेक्टली है और एन के साथ इनवर्स में है, और ये भी nth ऑर्बिट का ही है ना। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ देखें तो स्पीड का जेड के साथ कैसा ग्राफ होगा, तो z के साथ डायरेक्टली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगा, डायरेक्ट रिलेशन में तो स्ट्रेट लाइन होगा, और n के साथ कैसा होगा तो रेसिप्रोकल में, तो n के साथ रेसिप्रोकल में, है ना। एक सेकंड रुकिए, n के साथ हो जाएगा रेसिप्रोकल में, मतलब ऐसा हो जाएगा पैराबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर ग्राफ। अब यहाँ पे देखो, अब जब पार्टिकल यहाँ पर बच्चों मतलब वेलोसिटी अपना दिखा रहा है, रेडियस उसके पास वेरी कर रहा है, मतलब हम लोग यहाँ से क्लियर देख रहे हैं ना कि ये पार्टिकल अलग अलग एटम के लिए अलग अलग रेडियस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जेड पे भी डिपेंड कर रहा है और एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है रेडियस। वेलोसिटी स्पीड जो है ना वो भी जेड और एन अलग अलग होगा, तो अलग अलग हो जाएगा वेलोसिटी स्पीड, मतलब अलग ऑर्बिट में अलग वेलोसिटी हो सकता है, अलग एटम के लिए अलग वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे
कि जैसे पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो वेलोसिटी है, स्पीड है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी भी होगा, है ना। तो अब एनर्जी वाला पार्ट हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, एक सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो लास्ट में हम लोगों को फाइनल एनर्जी ही निकालना है ना, मतलब टोटल एनर्जी निकालना है। तो ये मान लो nth ऑर्बिट में कोई अगर इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि r रेडियस पे है, रिवॉल्व कर रहा है, ये nth ऑर्बिट है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि U इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई R होता है। तो यहाँ पे Q1 कितना हो जाएगा, ZE, और यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन यहाँ पर उसके साथ ही आएगा। ठीक है, और nth ऑर्बिट का रेडियस जो Rn है उसको मैं R ले रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा k इंटू माइनस के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है बच्चों, क्योंकि देखो ये रिवॉल्व तो कर रहा है, तो रिवॉल्व कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ इंटू एम इंटू वी, तो वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया था, है ना। मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ से, देखिए ये फॉर्मूला था हम लोग के पास वेलोसिटी का, है ना, ये वाला यहाँ से। तो इसको उठा के वहाँ रख दीजिए। ओके, तो इसको हम ले आके यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ से ये वाला पार्ट ले आके यहाँ पर डालेंगे। 1 मिनट रुकिए, इसको हटा देता हूँ। तो इसको अगर मैं, क्योंकि यही था ना वेलोसिटी का पूरा कंप्लीट, तो अब इसका भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो मैं इसका कंप्लीट का यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दूंगा, है ना। तो कंप्लीट का जब स्क्वायरिंग करूंगा तो अब मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए तो मुझे मालूम हो जाएगा। बट इसमें क्या है बच्चों की मास को भी रिमूव करना पड़ेगा ना। 1 मिनट रुकिए, इसको नहीं रखते हैं हम लोग, एम वी स्क्वायर बाई आर से जो फॉर्मूला था ना फोर्स वाला, यहाँ से उठा लेते हैं ये वाला एम वी स्क्वायर वाला। तो ये क्या है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि एम वी स्क्वायर की जगह पे लिख दो बस। तो यहाँ पर के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या मालूम होगा, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब अगर किसी भी पार्टिकल के पास पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों है, तो आप यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप निकालिए टोटल एनर्जी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टोटल एनर्जी, और हम लोगों को टोटल एनर्जी से ही मतलब है कि कोई पार्टिकल कोई चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसका टोटल एनर्जी क्या होगा ये देखना होता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लिखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग के पास है के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई 2r, और पोटेंशियल एनर्जी है के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई आर। ओके, तो अब यहां से जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको जो टोटल एनर्जी यहां से मालूम होगा ये होगा माइनस के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई ट्वाइस आर। मतलब सॉल्व करने पे ये नेगेटिव आ गया। तो किसी भी सिस्टम का जब नेगेटिव एनर्जी होता है ना, दैट मीन्स कि सिस्टम क्या है, बाउंडेड है ना। मतलब हम लोग बोलेंगे कि अगर किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है, दैट मीन्स कि सिस्टम क्या है, तो सिस्टम एक बाउंडेड सिस्टम है, मतलब बाउंडेशन में है ना। बाउंडेड सिस्टम हो गया, बाउंडेशन में है। मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि इस इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव आया, nth ऑर्बिट में आया ना। तो nth ऑर्बिट में अगर यहाँ पर ये नेगेटिव आया है एनर्जी, दैट मीन्स कि ये पूरा क्या हुआ, ये बाउंडेशन में हो गया, है ना, कंप्लीट ये बाउंडेशन में है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं चाहता हूँ इस nth ऑर्बिट से बाहर निकालना, तो मुझे
इतना पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा। क्लियर? समझ में आया ना? जैसे सपोज करो कि टोटल एनर्जी यहाँ पे सिस्टम का होता -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, तो मुझे अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना होता, तो मुझे इसका यहाँ पे पॉजिटिव कितना एनर्जी देना पड़ता? पॉजिटिव में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते, तब जाके इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इफेक्ट से फ्री हो जाता। ठीक है, ये बाउंडेड होने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से यहाँ पर ये बाउंडेशन में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे nth ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी है ना, वो मैं लिख देता हूं, क्योंकि r को भी चेंज करना पड़ेगा ना, r। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, तो nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी निकाले अगर हम लोग, तो r को आपको पुट करना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी यहां से मैं अब इसको E लिखूंगा, -k ZE² बाई 2r, बट r का हम लोग निकाले थे पहले से भी। कितना निकाले थे हम लोग? r का देखो यहाँ पर निकाल रखा है, अगर आपको याद नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ से, r0 इंटू n² बाई z। तो आप यहाँ रख देंगे r0 इंटू n² बाई z, तो उससे क्या होगा कि -k इंटू Z² बाई 2r0, और r0 का वैल्यू तो मालूम होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम अपॉन ये n² हो गया। तो यहाँ से टोटल जो एनर्जी है ना, ये हम लोगों को यहाँ से मालूम होगा कि -k इंटू E² बाई 2r0 इंटू ये हो जाएगा Z² बाई n²। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप चाहें तो k का वैल्यू यहां रख सकते हैं, तो k का वैल्यू रखोगे ना, तो यहां से जो ये मालूम होगा हम लोगों को, ये हो जाएगा E² बाई 4 पाई एप्सिलॉन, नीचे आएगा तो मतलब 4 पाई इंटू 2 8 हो जाएगा, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r0 इंटू Z² बाई n²। ठीक है, मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी जो सिस्टम का है ना, वो Z² अपॉन n² पे डिपेंड करेगा। तो ये जो डिपेंडेंसी वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरूर आप याद रखिए। ठीक है, और ये पार्ट पूरा कांस्टेंट है, तो जब इस पार्ट को हम पूरा कांस्टेंट पार्ट को जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमें जो मिलेगा ना वैल्यू, वो बता देता हूं। और इस पार्ट को बोला जाता है RHC। ठीक है, जो कि हो गया E² बाई, देखो एक बस बोलने के लिए ना एक क्रैश कोर्स की तरह हुआ, बट एक्चुअली में देखोगे तो ये पूरा जो मेन कोर्स होता है ना, उस टाइप से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है ना? तो देखो अब यहाँ पे जो RHC है, ये होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग एनर्जी। ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको बोलते हैं हम लोग रेडबर्ग एनर्जी, जैसे रेडबर्ग एनर्जी, क्योंकि जो ये R है ना, कैपिटल R, इस कैपिटल R को, सिर्फ कैपिटल R को बोलते हैं हम लोग यहां पर रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट, और ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है R, इसका जो वैल्यू होता है ना, ये होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, है ना, ये इसका वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां से हम लोगों को मतलब सारी वैल्यू सब कुछ मालूम हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि जो यहाँ जो टोटल एनर्जी है ना, ये आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² बाई n²। ये किसी एक पर्टिकुलर nth ऑर्बिट का एनर्जी हो गया। समझ में आया ना? एक पर्टिकुलर nth ऑर्बिट का एनर्जी हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं बोलूं सेकंड ऑर्बिट, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे 2, मैं बोलूं थर्ड ऑर्बिट, तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे 3, तो मैं बोलूं कि सेकंड और थर्ड के बीच का एनर्जी का डिफरेंस बताओ, तो यहाँ पर एक बार 2 पुट करोगे, एक बार यहाँ पे 3 पुट करोगे, फिर दोनों का डिफरेंस ले लोगे एनर्जी का, तो हम लोग को मालूम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग, है ना, अब अगर यहाँ पर हम लोग जैसे कि लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन,
तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब z और n पे कैसे डिपेंड करेगा, मतलब ये रिलेशन मेनली अपने को डिराइव करना होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 2πr। जैसे अगर एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, है ना, अगर एक रिवॉल्यूशन करेगा तो 2πr होगा, तो 2πr अपॉन जिस स्पीड से भी ये रिवॉल्व करेगा उस स्पीड से डिवाइड कर दो डिस्टेंस को, ठीक है। तो यहां पर हम लोग टाइम पीरियड जो लिखेंगे, देखिए क्या, ये 2 पाई कांस्टेंट हो गया। तो आर का मेनली देखो, अब यहाँ पे हम लोगों को बाकी सारे कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मेनली मतलब है कि कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे देखो यहाँ पे आर जो है ना, आर वो डिपेंड कर रहा है एन स्क्वायर बाई जेड पे, ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो आप यहाँ पे आर के लिए बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यूज को छोड़ दीजिए, सीधे एन स्क्वायर बाई जेड लिखिए। हम बाद में 2 पाई को भी हटा देंगे यहाँ से। स्पीड जो डिपेंड कर रहा है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है देखिए, तो स्पीड डिपेंड किया बच्चों यहाँ पर, देखिए z बाई एन पे। तो आप इसको z बाई एन यहाँ लिखिए, ठीक है, z अपॉन एन। ओके, तो आपको यहाँ से क्या मालूम होगा, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दो, ठीक है, अभी लिख देता हूँ और इसको ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये n यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, ये जो n है, और ये z इसके साथ, तो हम लोगों को क्या आएगा, n क्यूब, है ना, n क्यूब अपॉन z। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है ना, ये डिपेंड करेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n क्यूब बाई ये z स्क्वायर होगा, z स्क्वायर पे, इस पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हो गया टाइम पीरियड। ओके, अब फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देखें हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसका उल्टा होता है, अपोजिट मतलब होता है, मतलब रेसिप्रोकल में होता है। तो अब अगर देखें हम लोग फ्रीक्वेंसी, है ना, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है ना, तो ये इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब पे। अब अगर ये जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब पे डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर ओमेगा के बारे में भी लिखें, तो ओमेगा भी किस पे डिपेंड करेगा, ये जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो टॉपिक है ना, ठीक है, ये सब आपको जस्ट मतलब याद रखना है कि एन और जेड पे कैसे डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, है ना, ये सारे फैक्टर्स को आपको यहाँ पर ध्यान रखना, याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक, वो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी इन एटम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया कि एनर्जी का जो रिलेशन है ना, ये जेड स्क्वायर बाई एन पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई एन पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं अगर आपसे बोलूँ यहाँ पर इसके बारे में, कि हाइड्रोजन एटम के बारे में, कि इसका एनर्जी क्या होगा ग्राउंड स्टेट में, है ना, तो देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ग्राउंड स्टेट बोलने का मतलब क्या होता है, तो ग्राउंड स्टेट बोलने का मतलब होता है कि n का वैल्यू 1 होना। देखो ग्राउंड स्टेट का मतलब यही होता है, ये जो ग्राउंड स्टेट लिखा है इसका मतलब कि n का वैल्यू 1 हो जाना, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम है, मतलब कि z का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब इसके लिए z का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर सोचो कि n और z दोनों को अगर 1 कर दोगे, और ये भी 1 ये भी 1, तो 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, मतलब पूरा 1 हो जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के पास कितना एनर्जी रहेगा, तो -13.6, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम की ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी, है ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो हीलियम प्लस आयन की बात की जाए, ठीक है, तो हीलियम के लिए, इसके लिए Z का वैल्यू क्या हो जाता है, तो इसके लिए Z का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट है तो n का वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड स्क्वायर बाई एन पे। भाई जेड स्क्वायर बाई एन पे तो डिपेंड कर ही रहा है ना एनर्जी। तो अगर जेड स्क्वायर बाई एन पे एनर्जी डिपेंड कर रहा है, तो आप यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एनर्जी आएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रीजन क्या है, क्योंकि ये जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ग्राउंड स्टेट है तो 1 हो जाएगा। तो ये 4 × 13.6 करोगे तो 54.4
4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखें नेक्स्ट में, मान लो अगर एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस आयन। ठीक है, तो यहां पर लिथियम प्लस आयन है, तो लिथियम प्लस आयन का मतलब क्या हुआ कि एन जेड का वैल्यू यहां पर कितना होना, ग्राउंड स्टेट है तो एन का वैल्यू 1 रहेगा, बट ये जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 3 हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हम लोग को यहाँ पर एनर्जी मालूम हो जाएगा। ठीक है, और भी जितने भी मतलब हाइड्रोजन लाइक आयंस हैं उन सब का निकालेंगे आप जेड का वैल्यू रख करके ग्राउंड स्टेट के लिए, या फिर दूसरा कोई स्टेट लेना होता तो भी इसका एनर्जी आपको मालूम हो जाएगा। मान लो ग्राउंड स्टेट की जगह पर दूसरा स्टेट होता है, सेकेंड स्टेट होता, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता तो यहाँ पर 2 कर देते तो 2 का स्क्वायर हो जाता, फिर डिवाइड होकर आता। ठीक है, समझ में आ गया ना? ओके, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी इन एटम। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ठीक है, ग्राउंड स्टेट में ये एनर्जी होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सब के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर एनर्जी की हम बात करें कि भाई कितने टाइप का एनर्जी क्या हो सकता है इसके पास, तो देखो यहां पर ना अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। ठीक है ना, अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो मैं अभी न्यूक्लियस दिखा रहा था, वो यहां पर मान लो ये हो गया n=1, मतलब ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट हो गया। कोई भी एक पर्टिकुलर एटम ले सकते हैं आप, चाहे तो हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन का ही समझ सकते हैं। ये n=3 हो गया, सॉरी 2 हो गया, और ये n=, चलो मान लेते हैं, एक मिनट रुकिए जरा सा, ये n=2 है। ठीक है, और ये n=3 है, समझ में आया? ठीक है, तो अब यहां पर देखें आप ठीक से, अगर तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया n=1, तो n=1 ग्राउंड स्टेट, तो ये n=2, मतलब ये वाला ऑर्बिट कौन सा हो गया, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद जो स्टेट होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये क्या होगा, ये होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब कि n=3 को हम लोग बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब ये हो जाएगा, लिख देता हूं यहां पर, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये जो है ना n=1, ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये जो है ना ये ग्राउंड स्टेट हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, समझ में आया? तो ये मतलब यहां पर एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर यहां पर हायर ऑर्बिट से, देखो यहां पर क्या होता है ना कि सबसे ज्यादा, एक मिनट रुकिए, हाँ, सबसे ज्यादा यहां पर जो एनर्जी की बात करें हम लोग, तो एनर्जी सबसे ज्यादा सेकंड एक्साइटेड स्टेट का होगा, मतलब n= जो 2 है ना इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, फिर n=1 का सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, एक मिनट, 3 है ना पहले, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, मतलब सबसे कम यहां पर ग्राउंड स्टेट का एनर्जी होता है। ठीक है, अब यहां पर किसी के माइंड में आ जाएगा, सर आपने कैसे बोला कि सबसे कम होता है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर मैं एक पेज ऐड कर देता हूं, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, तभी आगे बढ़ने में फायदा है। जैसे हम लोग ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, मान लो फॉर हाइड्रोजन एटम लिखते हैं, मैं लिख देता हूं फॉर हाइड्रोजन एटम। तो अगर मैं n= हाइड्रोजन एटम के लिए z तो 1 हो गया, तो फिक्स हो गया, तो अगर मैं n= लिखता हूं यहां पर 1, तो आपको ग्राउंड स्टेट में एनर्जी यहां पर क्या मिला, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला देखा जाए तो ये क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n², यही तो है ना। तो ये Z तो 1 हो गया, अब ये रेसिप्रोकल में है E n² के साथ, तो अगर मान लो आप n=2 करते हो, ठीक है, तो n=2 करने से, ये कंप्लीट मैंने आपको दिखा रखा है बट फिर भी यहां पर लिख रहा हूं, है ना। आप देखिए यहां पर दिखाया है, उसको अभी एक्सप्लेन नहीं किया, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं।
n इज इक्वल टू 2 करने पे ना हाइड्रोजन में -3.4 आ रहा है, ठीक है। तो -3.4 आएगा क्योंकि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन 2 का स्क्वायरिंग करोगे तो -3.4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर जब आप n इज इक्वल टू 3 करोगे ना तो यहाँ पे E3 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 3 का स्क्वायरिंग करोगे तो ये डिवाइड होकर, देखो लिखा है मैंने डिवाइड करके, -1.51। अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, जस्ट आपसे मैं पूछ रहा हूं नॉलेज के लिए कि -100 और -200 में ग्रेटर कौन है? मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये ज्यादा है, बट अगर विद साइन अगर बात करोगे, मान लो मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास 100 रुपीज कर्ज है और दूसरा कोई है उसके पास 200 कर्ज है, तो दोनों पे कर्ज है, बट दोनों में रिच कौन हुआ? जिसके पास कम कर्ज है वो ज्यादा सुखी है ना, ज्यादा सुखी है, ज्यादा शांति से है। समझ में आया? तो वही चीज यहाँ पर नेगेटिव में क्या होता है ना कि वैल्यूज उल्टा हो जाता है। जैसे अगर मान लो अगर 100 और 200 की बात होती ना तो यहाँ पर 200 ग्रेटर देन 100 होता, बट अगर वही चीज नेगेटिव में आ गया ना तो यहाँ पे -100 ग्रेटर देन -200 होगा। समझ में आया ना? तो उसी टाइप से यहाँ पर नेगेटिव में जितना वैल्यू कम होगा उसका उतना एनर्जी ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि -1.51 इज ग्रेटर देन -3.4 एंड -3.4 इज ग्रेटर देन -13.6। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसीलिए बोला गया कि जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ना, ये वाला n=3, इसका एनर्जी ज्यादा होगा 2 वाले से, और 2 वाले का ज्यादा होगा ग्राउंड स्टेट से। तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना, ठीक है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब जंप करता है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर एनर्जी रेडिएट करता है ना, एनर्जी रेडिएट करता है। या फिर अगर ये लोअर ऑर्बिट से, अगर मान लो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा ना तो इसको एनर्जी यहाँ पर गेन करना पड़ेगा, तभी जाकर लोअर से हायर में पहुंच पाएगा। ठीक है, तो जो रेडिएट करता है जब ये हायर से लोअर में आता है तो हम बोलते हैं एमिशन, और जब ये लोअर से हायर में जाता है यहाँ पर तब बोलते हैं हम इसको एब्जॉर्प्शन, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। देखिए, एनर्जी इन एटम, एक्साइटेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी हम उसको बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, तब जो उसको लोअर से हायर में जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको बोलेंगे हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब कि लोअर से हायर में जाना, मतलब कि हो गया कि n=1 से 2 में जाना। ठीक है, तो अब उसको n=1 से मान लो अगर 2 में जाना है, ठीक है, तो कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो जितना इनके बीच का डिफरेंस होगा एनर्जी का उतना ही रिक्वायरमेंट होगी। तो मान लो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के लिए इतना एनर्जी है -13.6, और ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन के लिए कितना एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वही इस गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना यहाँ पे एनर्जी गैप है, अगर उतना एनर्जी हम सप्लाई कर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट n=1 से, मतलब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 12.1 आएगा। ठीक है, तो 12.1 मतलब 12.09 आता है, तो अप्रोक्सीमेट 12.1 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इतना एनर्जी सप्लाई करें पॉजिटिव में तो ये ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड में पहुंच जाएगा अगर हम 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई करें। यहाँ पर सेकेंड एक्साइटेड से थर्ड एक्साइटेड में पहुंच जाएगा, n=4 का मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अगर हम 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी सप्लाई करें। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट डिफरेंस मैंने सब दे रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए, जस्ट एग्जांपल के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल, क्योंकि देखो अगर इतना एनर्जी है ना तो पोटेंशियल भी है, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन होता है एनर्जी E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को हटा दूं, इस पार्ट को, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10.2 वोल्ट हुआ, 10.2 वोल्ट हुआ ना। मतलब कि अगर मैं इतना पोटेंशियल दे दूं 10.2 तो उतना पोटेंशियल मिलने से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा।
यहाँ पर मैं 12.1 दे दूँ पोटेंशियल तो ये जंप कर जाएगा। तो ये जो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जितने पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, द पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर हायर स्टेट, है ना। हायर स्टेट में पहुंचने के लिए, हायर स्टेट में पहुंचने के लिए जो पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। ओके, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस टू अ लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो कि हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो इसके पास कितना एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं चाहता हूं, ठीक है, देखो अभी ये बाउंडेड फॉर्म में है ना, अभी ये बाउंडेड फॉर्म में है, आपको समझाया भी था मैंने। बाउंडेड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पूरे सिस्टम का यहाँ पर एनर्जी क्या है, इसका नेगेटिव है। ठीक है ना, एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको रिलीज करना है, इसको फ्री कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाएगा इस ग्राउंड स्टेट से। समझ में आया? ग्राउंड स्टेट से फ्री कराने के लिए मुझे इतना ही पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव में बाइंडिंग एनर्जी। मतलब समझ लो कि टोटल एनर्जी का पॉजिटिव वैल्यू को हम बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज टू अ लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जैसे ग्राउंड स्टेट में 13.6 देना पड़ेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन आपको मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन को जब भी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए जितना भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एनर्जी या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ये वाला पार्ट हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन अभी किया था यहाँ पर जब समझा रहा था आपको। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर दे रखा है मैंने, ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी आएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना आएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितना आएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितना आएगा, जब सेकंड से थर्ड जाएगा तो कितना होगा, जब सेकंड से जब फर्स्ट से सेकंड जाएगा तब कितना होगा। सब एनर्जी दे रखा है मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपको, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करूं मैं, है ना, तो एमिशन स्पेक्ट्रम देखो होगा तो वैल्यूज उतना ही, सिर्फ होता क्या है कि जैसे यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर में जा रहा है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अब यहाँ से स्टार्ट होकर के इधर की तरफ आएगा, तो जब ये हायर से लोअर में आता है ना, जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तब जो यहाँ पे फोटोन रिलीज होता है, मतलब जो तब जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। When excited electron jumps from higher orbit to lower orbit, it emits photon. This is called emission spectrum. ठीक है, this is called emission spectrum. समझ में आ गया? तो इसको हम लोग बोलेंगे emission spectrum. ठीक है, अब कितने स्पेक्ट्रम पॉसिबल हैं? ठीक है, तो स्पेक्ट्रम मतलब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर दिखाऊं अगर, तो यहाँ पर देखो 1 एमिशन, 2 एमिशन, 3 एमिशन, 4, 5, 6, इतना एमिशन पॉसिबल हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है कितने नंबर ऑफ एमिशन पॉसिबल है, जब आपको नंबर दे देगा, बोलेगा कि n=3 से n=1 में आया तो, या फिर n=6 से जब n=2 में आएगा तो आपको दे देगा, अब बोलेगा नंबर्स दे करके। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एमिशन स्पेक्ट्रम फ्रॉम n, मतलब इनिशियल स्टेट n टू ग्राउंड स्टेट, n=1 का मतलब ग्राउंड स्टेट। एमिशन तभी पॉसिबल है बच्चों जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, तब जाकर के ये पॉसिबल होता है। ठीक है, तो मान लो n से ग्राउंड स्टेट में आता है, n मालूम नहीं कितना हो सकता है, 6 हो सकता है 5 हो सकता है 4 हो। ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ पर n से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो फॉर्मूला यहाँ पे जो होता है n इंटू n-1/2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर n1 कोई हायर ऑर्बिट है, तो n1 से अगर n2 में आता है, n2 लोअर ऑर्बिट, तो अब मतलब ग्राउंड नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है कि n1 6 हो और ये थर्ड हो, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे 6, यहाँ पर थर्ड +1, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, n1 - n2 इंटू n1 - n2 +1/2। ठीक है, तो यहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एमिशन स्पेक्ट्रम मालूम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया?
अब जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस चीज़ को कि भाई अगर स्पेक्ट्रम होगा, अगर एनर्जी मतलब अगर यहाँ से जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, है ना। तो एनर्जी रिलीज होगा, तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी तो मिलेगा ना, वेवलेंथ भी तो मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें वेवलेंथ का फॉर्मूला देखना पड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। देखो ये ध्यान रखना कि चैप्टर पढ़ने से सिर्फ आपको फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में भी सेम सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट Ni टू अ फाइनल स्टेट Nf, मतलब अगर यहाँ पर किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या वेवलेंथ मिलेगा। ठीक है, इवन लोअर से हायर में जाएगा तब भी क्या मिलेगा वेवलेंथ यहाँ पर, है ना। ये हम लोगों को यहाँ फॉर्मूला दिया गया निकालने के लिए। कैसे आएगा, तो एनर्जी का डिफरेंस, क्योंकि देखो जब जंप करेगा तो फोटोन रिलीज होगा, तो फोटोन का एनर्जी क्या होता है, एच म्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। तो ये किसके बराबर होगा, एनर्जी के डिफरेंस के, दो ऑर्बिट्स के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसी के तो बराबर होगा ना, उसके ही बराबर होगा। तो यहाँ पे आप एनर्जी का डिफरेंस लिख दीजिए। ठीक है, तो एनर्जी का डिफरेंस, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्योंकि एटम एक ही है, तो आप लिखोगे यहाँ पे इनिशियल एनर्जी पे, जस्ट रफ में दिखा देता हूँ आपको, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन आई स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ लिख दोगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन एफ स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख दोगे। तो ये रखने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्मूला आएगा जो आपको याद रखना है, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू, मतलब ये सब चीज़ों को मतलब नहीं है हम लोगों को। ठीक है, आपको मेनली जो फॉर्मूला है ना वो वेवलेंथ का याद रखना, जहाँ पे आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, आर इज अ रेडबर्ग कांस्टेंट, जेड हो गया यहाँ पर एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम सीरीज होता है हाइड्रोजन के लिए, उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइंस का सीरीज का। तो लिखिए हेडिंग यहाँ पर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। आप नाम भी सुने होंगे, है ना, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। ठीक है, तो उन्हीं सब सीरीज की हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें टोटल जो है ना 5 सीरीज होता है। पहला है लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज का जो भी इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पर पॉइंट्स हैं उसको मैं लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो लाइमन जो है ना, इसका इनिशियल स्टेट हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये इनिशियल जो स्टेट है ना 2, 3, 4, 5 कोई सा भी हो सकता है, और फाइनल स्टेट यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पे एमिशन की बात हो रही है, मतलब एब्जॉर्प्शन की बात बहुत रेयरली होती है, इसमें एमिशन की बात होती है कि जब एमिट करेगा तो जो वेवलेंथ, जो फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ कितना होगा उसकी बात होती है ना। तो ये एमिशन के लिए मतलब वैलिड है ज़्यादातर। तो अब यहाँ पर जब आप निकालेंगे ना, तो ये जो चीज़ है ये वाला हमेशा इनिशियल, ठीक है, मतलब और फाइनल, फाइनल हमेशा 1, मतलब कि लाइमन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब लाइमन में क्या होगा कि यहाँ पर कहीं से भी, जैसे मैं छोटा सा दिखा देता हूँ, मान लो ये n इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, और ये n इक्वल टू 2 हो गया, ये n इक्वल टू 3 हो गया, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो यहाँ पर यहाँ से चाहे इधर से कहीं से भी आएगा, आना है इसको ग्राउंड में ही है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो तब भी हम लाइमन बोलेंगे, अगर यहाँ पे यहाँ आता है तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, अगर ग्राउंड में आता है तब भी हम इसको लाइमन ही बोलेंगे। मतलब कि किसी भी n इक्वल टू 1 के बाद जितने भी स्टेट है ना, जितने भी मतलब n इक्वल टू 1 के बाद जितने भी स्टेट हैं या ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके n इक्वल टू 1 में आता है तो वो लाइमन सीरीज में ही काउंट होगा, वो लाइमन सीरीज में ही कंसिडर होगा। और हाइड्रोजन की बात हो रही है तो इसका मतलब हाइड्रोजन का मतलब क्या, कि हाइड्रोजन का मतलब n इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर वेवलेंथ देखें हम लोग, देखो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि z का वैल्यू हम z का वैल्यू लेंगे नहीं हम लोग, है ना यहाँ पर, और
यहाँ पर जो फाइनल है ना, जो फाइनल है ये हम लोग लिखेंगे। एक मिनट रुकिएगा, इधर में ये जो पॉइंट है ना, एक मिनट, ये थोड़ा बच्चों ये गलत हो गया है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर फाइनल होता है और ये इनिशियल होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर जो फाइनल है, फाइनल ऑलवेज क्या रहेगा, इसमें 1 रहेगा। और इनिशियल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे इनिशियल में ni का स्क्वायर छोड़ देते हैं। ओके, तो अब अगर मैं बोलता हूँ कि इनिशियल में मान लो हो सकता है कि n इक्वल टू इन्फिनिटी से जंप कर रहा हूँ, मे बी हो सकता है। तो अगर n इक्वल टू इन्फिनिटी से जंप करेगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे जैसे कि ये पॉइंट्स को आपको मतलब याद रखना पड़ेगा। फ्रॉम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज लिमिट। जब इन्फिनिटी से 1 में आता है, मतलब ग्राउंड स्टेट में आता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर सीरीज लिमिट। मतलब कि अब लिमिट हो गया वेवलेंथ का, इससे मतलब डिफरेंट और कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इससे कम और वेवलेंथ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो n का वैल्यू जितना ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे वेवलेंथ का वैल्यू उतना कम होता है। ओके, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि जब वेवलेंथ निकालेंगे 1 बाई लैम्डा, तो ये आपको r मिलेगा। मतलब कि यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम आएगा आपको, ठीक है। तो मतलब ये हो गया सबसे कम वैल्यू। ओके, इसमें अब अगर हम लोग n इज इक्वल टू, मान लीजिए अगर मैं n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में लेके जाता हूं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट मेंबर, है ना, फर्स्ट मेंबर बोला जाता है इसको। और इसमें वेवलेंथ हम लोगों को मैक्सिमम मिलता है। तो यहां जब आप वैल्यूज रख के और कैलकुलेट करेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 4/3r, जो कि 1216 एंगस्ट्रॉम आएगा। 1216 एंगस्ट्रॉम यहां से आएगा हम लोगों को। और ये जो है ना लाइमन सीरीज कहाँ ऑलवेज लाई करता है, तो ये लाई करता है, लिख दे रहा हूं, फाउंड इन यूवी रीजन। तो ये यूवी रीजन में ऑलवेज मिलता है हम लोगों को, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज है वो है बार्मर सीरीज, है ना। तो बार्मर सीरीज जो है ना, ये वाला, तो इसमें जो इनिशियल होगा और जो फाइनल होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल यहाँ पर 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक हो सकता है कुछ भी। और जो फाइनल है ना, इसमें ग्राउंड स्टेट नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब 2 के नीचे नहीं जाएगा। अगर ग्राउंड में चला गया ना, अगर यहाँ से जंप कर ग्राउंड में चला गया, फिर तो लाइनमैन में चला जाएगा। तो ग्राउंड में नहीं जाके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाके इसका लिमिट लग जाता है, इसको वहीं जाकर रुक जाता है, ठीक है। तो अब इसमें अगर मान लो मैं ऐसा करूं, एक मिनट में जरा कलर सेलेक्ट करूं, मैं अगर ऐसा बोलूं कि यहाँ पर सीरीज लिमिट है ना, अगर मैं सीरीज लिमिट लगाऊं, तो सीरीज लिमिट का मतलब हो गया कि फाइनल तो देखो 2 रहेगा ही रहेगा, और इनिशियल में मैं बोल देता हूं कि इन्फिनिटी, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पर 2 और इनिशियल में इन्फिनिटी बोल देता हूं, तो उस केस में मुझे जो मिलेगा ना, वो लैम्डा मिलेगा 4/r मिलेगा। और इसको सॉल्व करने पे आएगा 3646 एंगस्ट्रॉम, 3646 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया एक सीरीज लिमिट, ठीक है, मतलब इससे कम अब वेवलेंथ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, है ना, एक मिनट रुकिए, पेज ऐड कर दीजिए, क्योंकि सभी को लिखना है तो है ना, टाइम तो लगे, इसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट तो होगी। ओके, अब इसमें अगर मैं ये लिखूं कि n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है, अगर देखो 2 में तो जंप करना ही पड़ेगा ना, तो फाइनल तो ऑलवेज क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो ये फाइनल मान लो 2 हो गया, इनिशियल अगर यहाँ पे 3 हो गया, तो उस केस में जो वेवलेंथ आता है ना यहाँ पर, ये आता है 6563, और इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ,
है ना, इसको बोला जाता है मैक्सिमम वेवलेंथ। मतलब बामर सीरीज की बात करें, बामर सीरीज में ये मैक्सिमम वेवलेंथ इतना ही आएगा ना। लाइमन में ये मैक्सिमम वेवलेंथ था, है ना, लाइमन में ये मैक्सिमम वेवलेंथ था, मतलब इससे ज़्यादा वेवलेंथ नहीं आएगा। आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि जैसे हम n का वैल्यू कम रख रहे हैं ना, ठीक है, मतलब फाइनल तो फिक्स है कितना रहेगा, इनिशियल वैल्यू अगर हम कम रख रहे हैं n का वैल्यू तो हमें वेवलेंथ मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज है ना बार्मर के बाद, वो है पास्टन सीरीज। तो पास्टन सीरीज में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इनिशियल यहाँ पर 3 से स्टार्ट होता है, 3 नहीं 4 से, 4 5 6 इन्फिनिटी तक हो सकता है। एंड जो फाइनल है ना ये 3 होता है, मतलब 3 के नीचे नहीं जाएगा, 2 और 1 में नहीं जा सकता है। 2 और 1 में चला गया तो फिर तो बामर और लाइमन में चला गया ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे उसमें ऐसे लिख देंगे कि r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल ऑर्बिट नंबर के स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखेंगे कि अगर हम सीरीज लिमिट की बात करें, देखो सीरीज लिमिट में फाइनल तो हमेशा इन्फिनिटी ही रहेगा, सॉरी फाइनल नहीं, इनिशियल हमेशा इन्फिनिटी रहेगा सीरीज लिमिट में। और फाइनल क्या रहेगा यहाँ पर, तो फाइनल होगा 3, तो फाइनल हो जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पर मतलब इन्फिनिटी से एक तरह से क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर आएगा लैम्बडा हम लोगों को सीरीज लिमिट में 9/r, मतलब ये मिनिमम वेवलेंथ हो गया एक तरह से, 9/r, जो कि आएगा 8204 एंगस्ट्रॉम, 8204 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पर ना अगर मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करूँ, है ना, लैम्बडा मैक्स की बात करूँ, तो लैम्बडा मैक्स कब आएगा, तो जब n इज इक्वल टू, है ना, जब n इज इक्वल टू, एक सेकेंड, व्हेन फाइनल तो देखो 3 रहेगा ही, इनिशियल जब यहाँ पे 4 रख दूंगा, जितना क्लोज वैल्यू रखोगे ना उतना ज़्यादा यहाँ पे आएगा मैक्सिमम वेवलेंथ। तो यहाँ जो वेवलेंथ जो मैक्सिमम आता है वो होता है 18,753 एंगस्ट्रॉम। देखो ये डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो, नहीं तो मैं बोलूँगा आपको कि आप भी इसको याद रखिए, इन वैल्यूज को याद रखिए, ठीक है। ब्रैकेट जो नेक्स्ट है ये है ब्रैकेट, है ना, नेक्स्ट में है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जो सीरीज है ना इसमें क्या होता है कि इसमें फाइनल, देखो फाइनल इसमें 4 हो जाएगा, और जो इनिशियल है ना, जो इनिशियल है ये 5 6 7, ये कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो इसमें पहले हम सीरीज लिमिट देखेंगे, तो सीरीज लिमिट में इनिशियल को आप फिक्स कीजिए कि इनिशियल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और फाइनल कितना हो जाएगा 4। तो इसमें सीरीज लिमिट में जो वेवलेंथ आएगा ना ये 16/r आता है, जो कि 14,585 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बाद जो है अगर मैं यहाँ पर फाइनल, तो वो फाइनल फिक्स है, फाइनल 4 रहेगा, इनिशियल अगर मैं 5 कर देता हूँ तो उस केस में जो वेवलेंथ यहाँ पे आता है ना मैक्सिमम, वो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या आता है, तो ये आता है 40,515 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बाद फंड जो नेक्स्ट जो लास्ट है ना सीरीज, वो है फंड सीरीज। तो फंड सीरीज में यहाँ पर सीरीज लिमिट की बात करूँ अगर मैं, देखिए सीरीज लिमिट, एक मिनट, सीरीज लिमिट से पहले लिखना पड़ेगा कि फाइनल इसमें क्या हो जाता है, तो फाइनल 5 हो जाता है, और इनिशियल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें अगर हम सीरीज लिमिट लगाएं तो देखो सीरीज लिमिट मतलब कि n इज इक्वल टू, फाइनल इज इक्वल टू 5, तो इनिशियल क्या हो जाएगा, कहाँ से आएगा ये, इन्फिनिटी से। तो उस केस में जो वेवलेंथ हम लोगों को मिलेगा ना, ये वेवलेंथ क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा मिनिमम जो वेवलेंथ होगा 25/r
इस केस में जो मिनिमम आएगा वो 22,790 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर यहां पर अगर हम लोग लिखें कि n इज इक्वल टू मतलब इनिशियल 6 टू फाइनल 5, फाइनल तो 5 ही रहेगा, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा ना ये लैम्डा की, ये आएगा 900/11 आर, जो कि मिलेगा 74,583 एंगस्ट्रॉम। तो ये हम लोग को यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा, ओके। और सभी का यहाँ जो रीजन था ना वो लिखा नहीं मैंने, लाइमन का तो बताया था आपको कि रीजन कहाँ लाई करेगा, यूवी रेज में लाई करेगा, है ना। और ये जो है ना बामर, ये विजिबल में होगा, विजिबल में इसलिए होगा क्योंकि इसका जो वेवलेंथ रेंज आ रहा है ना वो विजिबल का ही आ रहा है, आप देख सकते हैं विजिबल का रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसको कि ये विजिबल रेंज में होगा, विजिबल रीजन में होगा बामर सीरीज, ठीक है। इसके बाद तीनों जो है ना वो इंफ्रारेड रीजन में होगा, पैशन ये इंफ्रारेड रीजन में होगा, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड रीजन में होगा, आईआर का मतलब हो गया इंफ्रारेड रीजन, जो फंड है ना ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही होगा, ठीक है। तो ये यहां पर इंफ्रारेड रीजन में हम लोगों को लास्ट के 3 मिलेगा, बाकी सब जो है ना वो एक पहला वाला आपको मिला था यूवी रीजन में, और दूसरा वाला विजिबल रीजन में मिला था हम लोगों को। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि इन बामर सीरीज, है ना, इन बामर सीरीज ये जो n इज इक्वल टू, है ना, n इज इक्वल टू 3, है ना, n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2 होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एच लाइन, है ना, इसको बोलते हैं एच लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एच लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जो n इज इक्वल टू 3 से लेकर के, सॉरी n इज इक्वल टू 3 नहीं, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 से लेकर के 2 तक, क्योंकि इसमें 2 जो लास्ट वाला है फाइनल वाला वो तो फिक्स है कि 2 ही रहेगा, तो इसको हम एच बीटा लाइन बोलते हैं, एच बीटा लाइन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो लिख देता हूं मैं। n इज इक्वल टू 1, इसको बोला जाता है के सेल, के सेल। n इज इक्वल टू 2, इसको बोला जाता है एम सेल, एल सेल। तो ऑलमोस्ट देखिए बच्चों मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए, अब क्वेश्चंस सॉल्व करने का टाइम आ चुका है कि अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पूरे चैप्टर में, है ना, 10 से 15 क्वेश्चन कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। n इज इक्वल टू जो इन्फिनिटी वाला केस होता है ना, ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसको बोला जाता है लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है छोटे छोटे वो सब लिख दिया मैंने। तो अब हम लोग यहाँ पे तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ लिथियम 2+ आयन, है ना, मतलब यहाँ पे प्लस प्लस है तो डबली आयोनाइज्ड है ये, तो लिथियम आयंस इन देयर ग्राउंड स्टेट एज्यूमिंग बोर्स मॉडल टू बी वैलिड, है ना, ये आपको एज्यूम करते हुए सॉल्व करना है कि बोर्स मॉडल यहाँ पे वैलिड है। तो लिथियम के लिए अगर आप देखेंगे ना, तो लिथियम के लिए जो Z होता है ना वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, और ग्राउंड स्टेट बोला है मतलब कि 1, डबली आयोनाइज्ड है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है, ठीक है, जहां पर R0 क्या होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 होता है, n का वैल्यू 1 ग्राउंड स्टेट है तो, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और z का वैल्यू 3 रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां से आएगा ये 53 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 1/3। तो अब यहां पर ना देखो, ये अगर मान लो अगर 54 होता तो सीधे सीधे 18 से कैंसिल हो जाता, ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप 18 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 18 इंटू 10⁻12
मीटर, 18 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट बोला जा रहा है यहाँ पर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम इट्स फोर्थ टू फिफ्थ स्टेशनरी ऑर्बिट फाइंड द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो इसको हम एक्साइट कर रहे हैं फोर्थ से फिफ्थ में, है ना। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, अकॉर्डिंग टू बोर्ड, वो क्या होता है, NH/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब डेल्टा एल, तो एन का वैल्यू एक बार 5 रखेंगे हम लोग, क्योंकि 4 टू फिफ्थ है, मतलब कि फाइनल यहाँ पर 5 है और इनिशियल 4 है, तो 4h/2 तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आएगा, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा h/2। ठीक है, अब इधर से हम लोग जो h/2 लिखे हैं, इसमें h प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो प्लैंक का वैल्यू क्या होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई, इसको रख देंगे हम लोग 2 इंटू 3.14। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करके देखो, तो इसको कैंसिल करोगे, देखो अब ये कैंसिल तो बच्चों आपको खुद ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये 6.63 और ये 6.28 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 1.05 इंटू 10⁻⁻34 एंड एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बोल रहा है। तो देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब आपको मैंने समझाया था कि n इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी 2 होता है। तो यहाँ पर एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखोगे आप, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। बट यहाँ पर Z क्या है देख लीजिए एक बार, तो Z है 2, तो आप 2 का स्क्वायरिंग लिखेंगे, अपॉन में n क्या है, वो भी 2 है, तो 2 का स्क्वायरिंग यहाँ भी होगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी हम लोग क्या मालूम होगा, एनर्जी मालूम हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर Z और n से चेंज नहीं हो पाया कुछ भी। क्यों नहीं हो पाया, रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पर Z का वैल्यू भी 2 था और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला था, इसलिए n का वैल्यू भी यहाँ पर 2 आ गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, if the binding energy of the electron in a hydrogen atom is 13.6 electron volt, the energy required to remove the electron from the first excited state of beryllium 3+। ठीक है, बेरिलियम 3+ है ये, मतलब यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि यहाँ पर जो मतलब बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, वो इतना है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम। तो बोला कि जब इलेक्ट्रॉन हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से निकालना होगा इसके, तो उसके लिए हमें कितना एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड होगा। तो उस देखिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी कितना है। तो यहाँ पर बेरिलियम की बात करें अगर हम लोग, है ना, तो बेरिलियम में टोटल एनर्जी देखेंगे, तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n² होता है। तो बेरिलियम का Z का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलने का मतलब n का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, तो अब रखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² मतलब कि 4 का स्क्वायर बाई n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 16/4 हो जाएगा ये, तो ये 4 से कैंसिल हो गया। तो अब ये जो -13.6 है, देखिए यहाँ पर इसमें अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग क्या मालूम हो जाएगा, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो भी इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के, है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा यहाँ पर, उसका एनर्जी नेगेटिव में 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो अगर हमें इसको फ्री करना है, यहाँ पर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हमें फ्री करना है तो हमें इतना पॉजिटिव में एनर्जी देना पड़ेगा।
तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड की बात हो रही है ना, वो एक्चुअली में बाइंडिंग एनर्जी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पॉजिटिव में देना पड़ेगा, जो भी नेगेटिव एनर्जी उतना ही पॉजिटिव में देना पड़ेगा, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर टोटल एनर्जी दिया हुआ हम लोगों को। देखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन दिखाऊंगा। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रिलेशन होता है ना, वो ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जस्ट 3.4 इलेक्ट्रॉन, जो टोटल एनर्जी है ना नेगेटिव में। ठीक है, सिस्टम का टोटल एनर्जी तो नेगेटिव ही होता है, तो नेगेटिव में दिया हुआ है तो उसी का बस पॉजिटिव कर दो, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैंने आज ही पढ़ाया था, इसी लेक्चर में है पीछे, ये काइनेटिक एनर्जी जो आया था ना, ठीक है, वो आया था k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई 2r आया था, जबकि टोटल एनर्जी क्या आया था, अगर आपको याद हो तो ये आया था नेगेटिव में k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई 2r आया था। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी था ना, वो k जेड ई स्क्वायर बाई r में था, नेगेटिव में। ठीक है, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो टोटल एनर्जी का, है ना, जैसे मान लो कि मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर इधर में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो, क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी, सॉरी एनर्जी मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग सीधे बोलेंगे कि इधर में 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो टोटल जो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होगा ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब कि यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी बोलना पड़ेगा, और दोनों ही नेगेटिव साइन में है, ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, तो मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत तो है नहीं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा माइनस, एक मिनट, 2 इंटू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, given the value of Rydberg constant 10 to the power 7 per meter, the wave number of the last line of the Balmer series in the hydrogen spectrum। तो लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज का मतलब क्या हुआ, लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज का मतलब ये होता है कि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 2, क्योंकि बार्मर सीरीज में तो सबसे जो मतलब जो फाइनल जो होता है ना, वो क्या होता है, क्वांटम नंबर, सॉरी फाइनल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो बोला कि लास्ट लाइन का मतलब हुआ कि इनिशियली आपको क्या लेना है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है, तो n इक्वल टू इन्फिनिटी से जंप कराना है। ओके, इसका मतलब यही होता है लास्ट लाइन का मतलब। तो इन दोनों का जब हम n का वैल्यू लेते हैं, तो लैम्डा मैंने आपको टेबल में देखो पूरा लिखवाया था, टेबल नहीं बनवाया था, पूरा लिखवाया था एक एक करके। तो लैम्डा जो आया था वो आया था 3646 एंगस्ट्रॉम, ये आया था। और जो वेव नंबर होता है ना, वेव नंबर, ये एक्चुअली में नंबर ऑफ वेव्स के बारे में बताता है, जो कि 1 बाई लैम्डा होता है। तो 1 अपॉन लैम्डा लिखेंगे। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये एंगस्ट्रॉम है, तो ये एंगस्ट्रॉम है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -10, तो ये ऊपर में आ जाएगा, तो 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 3646। फिर इसको लिख देंगे हम लोग कि 10,000, है ना, या फिर 1000 लिख देते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 3646 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि कितना आएगा, ये डेसिमल में आएगा, है ना। तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ बच्चों, 3646, तो 0.27 के आसपास आ रही है, 0.27 अप्रॉक्स में, तो 0.27 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, अब बोल रहा है यहां पर कि हाउ मेनी डिफरेंट फोटॉन्स कैन बी एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स दैट अंडरगो ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम n इज इक्वल टू 5। बोल रहा है कि ग्राउंड स्टेट में जा रहा है n इज इक्वल टू 5 से। तो बोला हाउ मेनी डिफरेंट फोटॉन्स का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम्स, मतलब कितने डिफरेंट स्पेक्ट्रम बनेंगे, मतलब तुमसे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम पूछा है, तो उसके नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम निकालने के लिए फॉर्मूला था कि जब n से ग्राउंड स्टेट में जाएगा ना,
तो उसके लिए ये फॉर्मूला था स्पेक्ट्रम का, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या है, 5 है, और एक तो ग्राउंड स्टेट है इसलिए 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, 2, तो ये क्या होगा 5 इंटू 4, क्योंकि 5 माइनस 1 4 हो जाएगा ना, बाई 2, तो ये 10 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पर स्पेक्ट्रल होगा वो कितना होगा, 10 होगा। तो अगर 10 स्पेक्ट्रल होगा इसका मतलब कि 10 फोटॉन्स भी होगा, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चंस कंप्लीट। तो बच्चों मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ज़रूर मतलब प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस और भी, और इस वीडियो को ज़रूर पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि जितना अच्छे से देखेंगे आप उतना ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। ओके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू बच्चों।